दोस्तों, आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि इंडिया में डॉलर की वैल्यू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहली बार 80 रुपीज़ के पास चला गया है। ये न्यूज़ मीडिया में और हर जगह देख के आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी उन कारणों के बारे में जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ता है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है और इसके बढ़ने घटने से फ़र्क क्या पड़ता है। आसान भाषा में एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और जिस रेट से ये करेंसीज एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं उसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे यूएस का $1 अभी इंडिया के लगभग 80 रुपीज़ के बराबर है। किसी भी देश के रिलेटिव इकोनॉमिक हेल्थ का अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीकों में से एक है उसका फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट्स ए विंडो इनटू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री। यानी अगर किसी देश की करेंसी की स्टेबिलिटी का पता लगाना है तो फॉरेक्स रेट पे नज़र मार ली जाती है। आपको फॉरेन से पेमेंट होने वाली हो, फॉरेन में रह रहे अपने किसी रिलेटिव को पैसे भेजने हो या फिर फॉरेन ट्रिप प्लान करनी हो तो आप लोगों पे इसका सीधा असर पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इस फॉरेक्स रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन से हम किसी भी देश की इकोनॉमी के प्राइस लेवल्स में बढ़ोतरी का आइडिया लगा सकते हैं। जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन हाई होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि उन बढ़े हुए प्राइसेस से ही इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी देश का इन्फ्लेशन कम है तो उसकी करेंसी की वैल्यू में अप्रिशिएशन होती है। एग्जाम्पल के लिए यूके को देखें तो यूके में दूसरे देशों के मुकाबले लो इन्फ्लेशन है, तो वहाँ की चीज़ें बहुत सस्ती होंगी। अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो दूसरे देशों के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूके से ही खरीदना चाहेंगे। इससे यूके का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उन सामानों को अपने देश में इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों को यूके की करेंसी यानी पाउंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वजह से पाउंड्स की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी, तो दूसरे देशों के मुकाबले यूके की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर इंटरेस्ट रेट। किसी देश में लोन्स पे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और फॉरेक्स रेट आपस में एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। अगर किसी देश का लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे लोन लेंडर्स यानी लोन देने वालों का मुनाफा बढ़ता है, जिससे फॉरेन लेंडर्स अट्रैक्ट होते हैं और उस देश में अपना पैसा उधार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे उस देश की करेंसी की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, जिससे एक्सचेंज रेट भी बढ़ता है। किसी भी देश में उस देश के बैंकों द्वारा दिए गए लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स उस देश का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स। इंडिया के केस में ये काम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी फंक्शंस ऑफ आरबीआई वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आगे बात करें अगले फैक्टर की तो वह करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। सभी कंट्रीज का ट्रेड का एक करंट अकाउंट होता है। उस अकाउंट में कंट्री की अर्निंग्स, स्पेंडिंग्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, हर किसी चीज़ का पूरा डिटेल हिसाब रखा जाता है, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। बाय डेफिनेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश ने अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 200 मिलियन का एक्सपोर्ट और 150 मिलियन का इंपोर्ट किया है तो उसे करंट अकाउंट सरप्लस कहा जाता है। देश ने 50 मिलियन ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया है तो उनके पास फॉरेन करेंसी की मात्रा बढ़ेगी और उस देश की करेंसी की एप्रिसिएशन होगी यानी वैल्यू बढ़ेगी। वहीं अगर 150 मिलियन का एक्सपोर्ट और 200 मिलियन का इंपोर्ट हुआ होता तो कंट्री के करंट अकाउंट में 50 मिलियन में डेफिशिएट क्रिएट हो जाता, जिसे भरने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी उधार लेनी पड़ती, जिससे उस फॉरेन करेंसी की डिमांड के साथ वैल्यू बढ़ती और उधार लेने वाले देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाती। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो 2006 में यूएस का करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 7% हो गया था और उस वक्त यूएस की करेंसी यानी डॉलर की वैल्यू घट गई थी। उसी तरह 2014 में यूके का करंट अकाउंट डेफिसिट 7% पहुंच गया था, जिसकी वजह से यूके की करेंसी यानी पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू में गिरावट आ गई थी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे जो है डेट यानी कर्जा। कंट्रीज की गवर्नमेंट अक्सर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए डोमेस्टिकली जैसे सेंट्रल बैंक या फिर बाहर देश जैसे द वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा से कर्जा लेती हैं। लेकिन अगर इस कर्जे की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाए तो कंट्री की वैल्यू भी घटेगी। ज़्यादा बड़े कर्जे की वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा बड़ी ब्याज दरें भरनी पड़ती हैं, जिसको पूरा करने के लिए वो टैक्सेस बढ़ाती हैं और टैक्सेस बढ़ाने से देश में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उस देश की करेंसी वीक हो जाएगी।
इन्फ्लेशन बढ़ने और करेंसी की वैल्यू घटने की वजह से देश में चल रही कंपनीज और इंडस्ट्रीज की फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कमजोर पड़ने लगती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। एक देश की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से उस देश की करेंसी की वैल्यू पे बहुत असर पड़ता है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट बहुत ही वॉलेटाइल है, कभी भी गिर रही है या बन रही है और उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है, तो उस देश की करेंसी ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि बार बार चेंज होती गवर्नमेंट अपनी नई नई पॉलिसीज लॉन्च करने की कोशिश करेंगी, जिससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। और जाहिर सी बात है कि किसी अनस्टेबल पॉलिटिकल देश में कोई भी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं आएगा, तो करेंसी की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि किसी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही गिर जाएगी तो करेंसी की वैल्यू तो कैसे ही बढ़ पाएगी। तो ये थे फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।